हाँ, तो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम हो तो तुम्हारा उस पर कुछ तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मुझे। बुक ये बुक लाए फिजिकल बुक, वैसे पीडीएफ नहीं है। ठीक है ठीक है। हम्म। और भी है। सिलेबस तो हमारे पास। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसा ठीक है ना? फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन पता है किसे बोलते हैं? फंक्शन 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 तो बेसिकली फंक्शन का ही जो आगे चल के हम पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स निकालना, तो फंक्शन के ऊपर ही वो सारे ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है। एक तो पहले मैथमेटिकल व्यूज़ का बाद में लेंगे, मतलब मैथमेटिकली बाद में समझेंगे। पहले इसे जो है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे में समझ लेते हैं। जैसे कि फंक्शन बेसिकली क्या है? कुछ नहीं, मशीन है। जैसे कि मतलब मान लेते हैं एक मशीन है। मशीन में जैसे क्या होता है, हम कुछ इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट मतलब मान लेते हैं हमने एक्स दिया है ना, और इस मशीन का नाम है मतलब मान लेते हैं एफ। तो कुछ आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को हम लोग बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो है ना, और ये बेसिकली वाई होता है और कुछ नहीं होता, ये इसको वाई बोल देते हैं। हाँ, एफ ऑफ एक्स, इसे कैसे रीड करते हैं? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मतलब जैसे मशीन में क्या करते हैं हम, कुछ इनपुट दिया, कुछ आउटपुट आता है, आउटपुट। हाँ,
ठीक है। वैसे ही हम इसमें हमने कुछ इनपुट दिया, उसका नाम बोलते हैं x, और आउटपुट है उसे बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं। तो अगर मेरे को लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो x है और यहाँ पे एक y है। ठीक है। इन दोनों वेरिएबल में देखो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो x है, x के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। जैसे x है, हमने x है, x के अंदर कोई सा ऑपरेशन होगा, वो बेसिकली बहुत सारे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होंगे, मतलब एडिशन भी होगा उसके अंदर, सब्ट्रैक्शन होगा, है ना, डिवीजन होगा, उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो इस वाले वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वाला है इसे क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, जो y की जो वैल्यू होगी वो x पे डिपेंड करेगी। जो हम x लेंगे उस बात पे डिपेंड करेगा कि y का वैल्यू क्या निकल के आएगा। और इंडिपेंडेंट मतलब इसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। हाँ। ठीक है। अब दो बातें होती हैं फंक्शन में, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। ठीक है। एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है? फंक्शन में ही। फंक्शन में डोमेन क्या होता है? वो वैल्यूज होती हैं एक्स की जिसको हम उस फंक्शन में डाल सकते हैं, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। जैसे कि अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स बेसिकली क्या था हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो मतलब क्या हो गया? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन f is defined। मतलब ये फंक्शन है, अब फंक्शन की अपनी कुछ कंडीशन भी होगी कि इसमें ये वैल्यू डाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू नहीं डाल सकते। तो जो सेट ऑफ वैल्यूज जो हम उस फंक्शन में डाल सकते हैं ना, जिस पे वो डिफाइंड होगा, उसे क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन। हाँ। और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y आता है उसे क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे कि मतलब एक अगर एग्जांपल लेना हो तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y। यहाँ डोमेन में x की वैल्यूज हम बताते हैं, कौन कौन सी x की अलाउड वैल्यूज हैं, और रेंज में y की वैल्यूज हम बताते हैं, कौन कौन सी y की वैल्यूज आ सकती हैं, कौन कौन सी y की पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है। ये हम बताते हैं y में, रेंज में। जैसे कि अगर एक हमें एग्जांपल लेना हो बहुत ही आसान सा, तो y इज इक्वल्स टू 1/x। जैसे ये एक फंक्शन है, इसमें हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। ठीक है। तो मतलब डोमेन निकालने का मतलब क्या है कि वो वैल्यूज निकालनी है x की जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड हो। अब हमने जो है बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मतलब छोटी वाली क्लास में, वो ये है कि मैथमेटिक्स में कभी भी 1/0 जो है डिफाइंड नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? हम अनडिफाइंड बोलते हैं। तो मतलब ये जो फंक्शन है 1/x, इसमें हम जीरो पुट नहीं कर सकते कि जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जैसे ही जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मुझे इसमें आंसर लिखना हो डोमेन का, तो मैं डोमेन का आंसर क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये जो नोटेशन है इसको आता है ना समझ में, है ना? नहीं आता? ये जो जैसे लिखा है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अच्छा, सेट, जो सेट चैप्टर है वो आता है ना थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब वही है, मतलब ये बिलोंग्स टू, इसे क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और ये क्या है? आर क्या है? रियल नंबर का सेट है। सर वो आर बना है? हाँ। मेरी आईसाइट हल्की सी वीक है, हल्की सी, मतलब सब कुछ दिख रहा है लेकिन आर वगैरह थोड़ा थोड़ा। चलो मैं बड़ा लिख देता हूँ फिर। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये r लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है? रियल नंबर का सेट है। क्या है ये? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट का मतलब तो है ना पता? ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि जो x जो है होगा वो इस सेट के एलिमेंट, वो इस सेट के एलिमेंट के लिए है। ठीक है। वो अपनी वैल्यू जो है इस सेट के एलिमेंट में से लेगा, लेकिन इसमें जीरो नहीं आ सकता। मैंने माइनस क्या है?
हाँ, उसमें ये जीरो एलिमेंट नहीं है इस वाले सेट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ये पूरा डोमेन है, ये पूरा डोमेन है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा डोमेन है, ये जो पूरा डोमेन लिखा हुआ है। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो इन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, और जो वैल्यूज हैं उसी को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है यहाँ पे, पूरा एक सेट है, पूरा सेट आ गया। हाँ, अब ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि रेंज क्या होगा। रेंज क्या होता है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, क्या क्या y की पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं उनका, उसका सेट। तो देखो क्या क्या पॉसिबल y की वैल्यूज आ सकती हैं, y की जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है ना, वो आएगी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारा आ सकता है, ठीक है। अच्छा, y में जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि इन्फिनिटी तो हम बेसिकली माइनस जीरो, जीरो नहीं आ सकता कभी, जीरो क्यों नहीं आ सकता, बात कर लेते हैं चलो। जीरो कब आएगा, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन कब जीरो हो सकता है, ये बेसिकली जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या, जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। तो फ्रैक्शन कब जीरो हो सकता है, कोई एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो कब जीरो हो सकता है, हाँ कब हो सकता है, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर जीरो हो, जब क्या हो, न्यूमरेटर जीरो हो जाए। अच्छा, एक फ्रैक्शन में दो टर्म्स होती है तो पता है ना, जो ऊपर लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तब भी फ्रैक्शन जीरो हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अभी तो हमने देखा ये वाला जो लिखा हुआ है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर वन है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, जीरो है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो एक फ्रैक्शन कब जीरो हो सकता है, जब न्यूमरेटर जीरो हो, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब दोनों जीरो हो जाए तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कुछ अगर ऐसा लिखा हुआ है जीरो अपॉन जीरो, हाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, न्यूमरेटर जीरो हो तभी वो फ्रैक्शन जीरो हो सकता है, अगर दोनों जीरो हो जाए तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम बताओ कि ये वन ओवर एक्स कभी जीरो हो सकता है क्या, हाँ ये कभी जीरो हो सकता है, ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, एक्स वेरिएबल, हाँ ऊपर वन है, तो ये दोनों जीरो हो सकता है, ये पूरा चालू। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये पूरा फ्रैक्शन कब जीरो हो सकता है, ये जो पूरा वन ओवर एक्स लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वन ओवर एक्स, ये पूछ रहा हूँ ये कब जीरो हो सकता है, जब एक्स जीरो हो जाएगा, जब, चलो ठीक है हमने एक्स जीरो कर दिया, तुम्हारी बात मान ली, हमने एक्स जीरो कर दिया, अच्छा फिर कर दिया, अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो नहीं हुआ। और सोच के देखो, वन जीरो कर देंगे तो, वन को जीरो कर नहीं सकते, वन क्या है, कांस्टेंट है, वन का कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि उसकी फिक्स वैल्यू है। वेरिएबल को, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वो अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, वो भी जो फंक्शन में डिफाइंड है ना, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आ रही है बात सुन में, कि अभी अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन कब जीरो हो सकता है, जब न्यूमरेटर जीरो हो, लेकिन इस वाले केस में तो न्यूमरेटर कितना है, वन है, तो ये फ्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम रेंज बताएंगे तो रेंज में जीरो नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ से जीरो को एक्सक्लूड किया हुआ है रियल नंबर के सेट से, ठीक है। हाँ, अच्छा कुछ फंक्शन के ग्राफ पता है, जैसे इसका एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ से भी हम ये बात जो है समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, तो वन ओवर एक्स का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, यहाँ पे भी बनता है और यहाँ पे भी बनता है। चलो ग्राफ को किसी और कलर से मैं बना दे रहा हूँ।
ये बनता है किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो ग्राफ की मदद से भी हम बता सकते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन बेसिकली क्या होता है, ग्राफ का क्या करो, प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे, ग्राफ का क्या करो, प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे, वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो मतलब ये हमारा ग्राफ है, तो ये कौन कौन सी वैल्यूज, ये सारी वैल्यू जो मैं बेसिकली जिगजैग लाइन से जो बना रहा हूँ ना, वो सारे डोमेन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डोमेन, ये हाँ ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा, लेकिन ये वाला नंबर नहीं हो पाएगा जो बीच में, ये क्या है, ओरिजिन है ना, 0,0, इसका ये कभी भी हो नहीं सकता, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमने बता दिया डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ऐसी रेंज अगर हमें बताना हो तो रेंज कैसे बताते हैं, y की बताते तो भी सब हो जाता है, वो रेंज होगा, y वाला रेंज होगा, हाँ y वाला रेंज, हाँ y वाला रेंज होगा, ये जो y वाला है ये रेंज होगा, ये सारा हो जाएगा, लेकिन ये भी फिर हाँ ये नहीं हो पाएगा 0, ये नहीं हो पाएगा, ये पूरा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें कुछ अगर फंक्शन के ग्राफ अगर पता है, वहां से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होगा। ये आता है क्या डोमेन और रेंज? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब लिमिट्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम जो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वो किसका करेंगे, फंक्शन का ही करेंगे। तो फंक्शन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए हमें, फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। क्वांटिटेटिव जब पढ़ेंगे, लिमिट्स जब पढ़ेंगे, तो इसका यूज आता है ना। जैसे कुछ फंक्शन हो गए, बेसिक फंक्शन जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही है सारा। हाँ वही, ये पूरा चैप्टर फंक्शन के ऊपर ही है। हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना वो फंक्शन का ही पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक टाइप का क्या है, फंक्शन ही है। तो ये होते कितने हैं, इसी चैप्टर में कुछ दिक्कत है मुझे, ये क्लियर नहीं होता। हाँ तो बस उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये होते कितने हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉस एक्स तो लिख दिया, कॉसेक एक्स और सेक एक्स और कॉट एक्स, 6 होते हैं हमारे पास, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से इन दोनों का डोमेन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है याद रखने वाली है, इन दोनों का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। हाँ साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। और इसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है -1 to 1। डोमेन मतलब, डोमेन का मतलब क्या है कि हाँ जो x की पॉसिबल वैल्यूज है जिस पे फंक्शन डिफाइंड होगा, तो वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तुम इस फंक्शन में कुछ भी पुट कर सकते हो, रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन जो रेंज आएगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। ऐसी tan x और cot x का भी होता है, ठीक है, ऐसी tan x और cot x का भी डोमेन और रेंज होता है, tan x और cot x, tan और cot x का, हाँ इसका भी सर सेम होता है। हाँ इन दोनों का सेम होता है। रियल नंबर्स और उसमें क्या चीज़, क्या मतलब इनका भी सेम होता है, जैसे sin x में सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं डोमेन, इसमें भी सारे रियल नंबर्स आते हैं। नहीं, इसमें भी जो आते हैं मैं लिख रहा हूँ, सारे नहीं आते इसमें। तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1π/2, जिसपे cosec 0 हो रहा होगा ना, cosec 0 हो रहा होगा जहाँ जहाँ पे। बेसिकली tan x क्या होता है, tan x का फॉर्मूला क्या होता है साइन और कॉस के टर्म्स में, tan x का फॉर्मूला क्या होता है साइन cos x के टर्म्स में, sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूं कि tan x कब डिफाइंड होगा, सॉरी कब अनडिफाइंड होगा, tan x कब अनडिफाइंड होगा, ये बेसिकली क्या राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है,
एक फ्रैक्शन ही तो है। और अभी अभी हमने बात किया कि फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड हो सकता है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। जब क्या जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। cos x मतलब जब जीरो हो जाए। और cos x किन किन वैल्यू पे जीरो हो सकता है, हाँ cos x किस वैल्यू पे जीरो होता है, π/2 पे होता है जीरो, 90 डिग्री पे है ना जीरो होता है। और 3π/2 पे होता है, और π/2 पे, हाँ लिख दिया मैंने π/2, π/2 90 होगा, 180 नहीं होगा। तो मतलब ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी जिन पे cos x जीरो होता है, और उसी को लिखने का तरीका है ये बेसिकली क्या है, जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन का लेसन में आता है, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन और एक होता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस है ना, उसको मैंने बेसिकली एक इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया मैंने। जितने भी बेसिकली cos x इक्वल टू जीरो के इस इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे होंगे, उसको मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया। और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, जैसे π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, कुछ सोल्यूशन नाम बता रहे हैं हम, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया और ये उसका जनरल सोल्यूशन हो गया। तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, इसको छोड़ के, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। हाँ π/2 को छोड़ के, 2n+1 π/2 को छोड़ के, ये बेसिकली 2n+1 क्या है, ऑड नंबर है। 2n+1 क्या नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, है ना। तो बेसिकली π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को छोड़ के जितने भी बेसिकली रियल नंबर बचते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, डोमेन में। कॉटेक्स का भी यही डोमेन होगा कि कॉटेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अरे नहीं कॉटेक्स का नहीं, ये जो डोमेन होगा ये cosec x का, cosec x नहीं sec x sec x का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ 1/cos x, ठीक है। तो ये tan x कब अनडिफाइंड होगा, जब cos x जीरो हो जाए। sec x कब अनडिफाइंड होगा, जब cos x जीरो हो जाए। तो मतलब दोनों की कंडीशन सेम है, इसलिए दोनों का डोमेन सेम आता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ठीक है। इसका भी ये डोमेन होता है, ठीक है। अब tan x के रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। tan x का रेंज क्या होता है, tan x का रेंज क्या होता है, हाँ ऑल रियल नंबर क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होता है इसका, ऑल रियल नंबर होता है tan x का। cos x का रेंज क्या होता है, नहीं इसका होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -1 to 1 को छोड़ के सब दे देगा, हाँ -1 to 1। अच्छा, इस सेट को ये इंटरवल लिखने का तरीका होता है, पता है ना, इंटरवल लिखने का तरीका होता है। जैसे कि मतलब मैं बोलूँ कि ये एक मैंने सेट लिखा 2 to 5, ठीक है ना, ये मैंने सेट लिखा, तो ये बेसिकली इंटरवल लिखने का तरीका है। मतलब कि ये मेरी होगी नंबर लाइन, और ये हो गया यहाँ पे 0, ये हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इंटरवल, ये बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है, वो सारे नंबर जो कि 2 और 5 के बीच में है, वो सारे नंबर जो कि 2 और 5 के बीच में, और खुद 2 और 5, यहाँ पे कैसा ब्रैकेट लगवा है, क्लोज्ड, है ना। 2 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, पता है ना, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड में क्या होता है, नहीं वो ब्रैकेट तो क्लोज्ड होता है, लेकिन क्लोज्ड का जो क्लोज्ड ब्रैकेट होता है मीनिंग क्या होता है उसका, हाँ इंटरवल, जैसे इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्लोज्ड और ओपन में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है कि टू बी इस सेट का मेंबर है, टू बी मेंबर इस सेट का, सॉरी हाँ क्या आप कह रहे हैं ना कि क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग क्या होती है, हाँ तो मैंने बताया, तो क्लोज का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो है 2 के साइड में क्लोज लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2 भी जो है इस वाले सेट का मेंबर है। इसका मतलब ये है, अगर मैं ऐसे लिखता 2,5, तो इसका मतलब ये है कि 2 इस वाले सेट का मेंबर नहीं है। ये जो लिखा हुआ है
नीचे लिखा हुआ है ना 2,5, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सेट। अच्छा, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट क्या, सेट की डेफिनेशन होती है सेट की? सेट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नहीं कुछ भी हो सकता है, वेल डिफाइंड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हाँ, नंबर ही आता है उसमें। मैथमेटिक्स में तो नंबर ही आएगा, मैथमेटिक्स में तो, लेकिन जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो हाँ हाँ, वेल डिफाइंड। तो ये बेसिकली, ये जो 2,5 जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, नंबर का कलेक्शन ही तो लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि ये 2,5 जो लिखा हुआ है और दोनों तरफ क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, उसका मतलब क्या है, ये उस वाले सेट के बारे में बात कर रहा है जिसमें ये सारे नंबर्स हैं। ये जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाए हुए हैं, वो सारे, ये सारे नंबर्स हैं, और खुद 2 और 5 भी है, क्योंकि 2 और 5 के आसपास क्या है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस वाले सेट में 2 और 5 नंबर भी है, और ये सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि 2 और 5 के बीच में आते हैं। ठीक है, और ओपन का मतलब क्या है, इस वाले सेट में वो सारे नंबर हैं जो कि 2 और 5 के बीच में आते हैं, लेकिन 2 और 5 खुद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। और उसमें दोनों 2 और 5 दोनों है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ठीक है, तो इसलिए अब जो कॉसेक्स का मैंने जो सेट लिखा था, समझ में आ गया, रेंज का, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 एक्सक्लूडिंग -1 and 1। ठीक है, ऐसे ही इसका भी सेट होता है। कौन से हमारे 2 बच गए थे, कॉटेक्स और कॉसेक्स। कॉटेक्स और कॉसेक्स। कॉटेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स। अब तुम बताओ कि कॉटेक्स कब अनडिफाइंड होगा, sin x भी 0 हो जाएगा। जब साइन एक्स 0 हो जाएगा। अब साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है ये बात कर लेते हैं। तो साइन एक्स 0 होता है कहाँ पे, 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। मतलब इसका जनरल सोल्यूशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई। ये क्या हो गया, इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, है ना। ठीक है, तो इसका जो कॉर्टेक्स का जो इन दोनों का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n प्राइम में क्या आएगा सर? n पाई में वो सारे हैं, n पाई बेसिकली ये है, n पाई में इस टाइप के नंबर्स हैं, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, n जहाँ पे क्या इंटीजर है, तो n की जगह इंटीजर पुट करते जाओ, जोन सी वैल्यू आएगी वो n पाई सेट में होगी। तो 2 हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, और इंटीजर में तो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, तो -पाई भी हो सकता है, -2 पाई भी हो सकता है, -3 पाई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, हाँ, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो गया क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। ऐसी अगर मुझे रेंज लिखना हो तो रेंज क्या हो जाएगा, कॉटेक्स का रेंज क्या होता है, कॉटेक्स का रेंज होता है ऑल रियल नंबर। कॉटेक्स का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 and 2 एक्सक्लूडिंग -1 and 1। ठीक है, ये जो अभी हमने बात करी थी बेसिकली वही लिखा है। हाँ, तो सबके डोमेन और रेंज आगे समझ में है ना। ये अभी जो डोमेन और रेंज हमने निकाला वो कैसे निकाला, जो बेसिक प्रॉपर्टी है कौन सी वाली, कोई सा फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड होगा, जब डेनोमिनेटर 0 होगा। उसी प्रॉपर्टी की मदद से हमने सारे फंक्शन के डोमेन और रेंज निकाल दिए, है ना। अभी आगे चल के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी फंक्शन आते हैं जिसका डोमेन और रेंज निकालना पड़ता है हमें सवाल में। तो ये जो इसके जो डोमेन रेंज है वो याद होने चाहिए ये सारे। अगर ये डोमेन रेंज अगर याद नहीं होंगे तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसके डोमेन रेंज नहीं निकाल पाएंगे। और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वो उसके डोमेन में ही करते हैं, इसलिए डोमेन रेंज का अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलो आज तो तुम लेट भी आए थे, है ना। तो 4 बज गए, तो यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें फ़ोन पे बताता हूँ जो बात है, तो ठीक है। और जो भी कुछ बात करनी होगी वो फिर फीस इसकी वो फ़ोन पे कर लेंगे, फ़ोन पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो फ़ोन पे बताता हूँ क्या टाइम होना चाहिए, किस तरीके से। ठीक है सर, आप आज ही बता दोगे, आप फोन करेंगे मुझे? हाँ हाँ, मैं रात तक बता दूँगा, व्हाट्सएप पे बता दूँगा, वरना फ़ोन करूँगा। हाँ,
बता दिए इसे तो मैं मना कर दूंगा। इसको तो मैं मना कर दूंगा। ये तो बुला लिया तो जो है लेनी पड़ गई क्लास जो है।